नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचेंगे और करीब 10:30 बजे शांति उपवन बुद्ध विहार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां कोरिया के जोगे भिक्षु संघ का अभिनंदन कार्यक्रम है और भारत दक्षिण कोरिया के संबंधों के 50 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शाम 6:30 बजे 5 केरी मार्ग पे प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की स्थापना के संबंध में प्रेजेंटेशन होगी। शाम 7 बजे विकास खंड को लेकर वो प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज, चूंकि अब वो लखनऊ लौट रहे हैं, बलरामपुर से रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे और यहां पे कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। तो कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लखनऊ में आज बैक टू बैक कई उनके कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे। 10:30 बजे शांति उपवन बुद्ध विहार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, मुख्यमंत्री बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पे थे, अब वहां से रवाना हो चुके हैं, लखनऊ पहुंच रहे हैं। आज लखनऊ में क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। चूंकि दक्षिण कोरिया के साथ जिस तरीके से 50 वर्ष जो भारत के संबंध हैं उनके हो चुके हैं, उस उपलक्ष्य में लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है जो कि स्मृति उपवन लखनऊ में होना है बुद्ध विहार में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। जिसमें जोगे भिक्षु जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, उनका एक पूरा ग्रुप यहां पर पहुंचा हुआ है। उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे, साथ ही साथ उनके साथ वार्तालाप भी करेंगे। इसके अलावा शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रिसर्च का भी प्रेजेंटेशन देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो प्राविधिक शिक्षा के अधिकारी हैं, वो इस प्रेजेंटेशन में मौजूद रहेंगे और इस रिसर्च और एजुकेशन सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 5 जो शीर्ष गुणवत्ता वाले विकास खंड है, साथ ही साथ 5 जो न्यूनतम गुणवत्ता वाले विकास खंड है, उसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, उस संबंध में प्रस्तुतिकरण ग्राम विकास की तरफ से होगा, जिसका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी के लगातार लगे हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इन विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद पे जो कि प्रेजेंटेशन को लेकर वो अलग अलग वक्त पे अलग अलग विभागों की प्रेजेंटेशन भी देखते रहे हैं। आज जो शाम को कुछ प्रेजेंटेशन देखेंगे, वो क्या कुछ कार्यक्रम है उसमें? बिल्कुल, शाम को 2 प्रेजेंटेशन है, जिसमें एक एजुकेशनल सेंटर और रिसर्च सेंटर का जो एक इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश सरकार स्थापित करने जा रही है, जो कि आर्किटेक्ट विभाग का होगा, उसका प्रेजेंटेशन आज शाम 6:30 बजे 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा साथ ही साथ प्राविधिक शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहेंगे। वो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। साथ ही साथ शाम 7 बजे एक मुख्यमंत्री का दूसरा प्रेजेंटेशन है, जिसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो उच्च गुणवत्ता वाले 5 विकास खंड है, साथ ही साथ 5 न्यूनतम गुणवत्ता वाले विकास खंडों से जुड़ा हुआ प्रेजेंटेशन देखेंगे। किस तरीके से सरकार विकास खंड स्तर पर काम कर रही है, उनका कितना प्रभाव विकास खंडों के विकास को लेकर पड़ा है, वहां पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो बेहतर हुई हैं, अभी भी कौन से ऐसे विकास खंड है जहां पर उन सुविधाओं को बेहतर किए जाने की जरूरत है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं से लेकर एजुकेशन, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो उस संबंध में दूसरा प्रेजेंटेशन है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालीदास मार्ग अपने आवास पर देखेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास और साथ ही साथ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के ऑफिसर्स मौके पर मौजूद रहेंगे, जिनकी तरफ से यह प्रेजेंटेशन 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि अब से कुछ देर में लखनऊ पहुंच रहे हैं वो, और लखनऊ में कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर दिल्ली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर एक्शन लिया गया है और मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो पोस्टर में लिखे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे, और इसी को लेकर क्योंकि आपत्तिजनक नारे थे और उसको लेकर यहां पे एक्शन ताबड़तोड़ लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कईयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर एक्शन तेज हो रहा है और मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 100 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। शिकंजा कसा जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह के पोस्टर लगाए थे और दिल्ली में प्रधानमंत्री के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए थे और अब उसी मामले में एक्शन जारी है। 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जबकि 100 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज हुई है। पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर एक्शन पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं जबकि करीब 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पोस्टर में प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लिखे गए थे। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीएसपी पूरी तरह से जुटी हुई है। गांव चलो अभियान से युवाओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी बीएसपी और अभियान के दौरान बेहतर काम करने वाले युवाओं को पार्टी अहम जिम्मेदारी देगी। पार्टी सुप्रीमो मायावती जल्द ही इस अभियान की समीक्षा भी करेंगे और हर बूथ पर 5 पदाधिकारी बनाकर युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। पार्टी निकाय से पहले अभियान को तेज करना चाहती है, यानी निकाय चुनाव से पहले इस अभियान को तेज करना चाहती है। सामने लोकसभा चुनाव भी है, निकाय चुनाव भी है और इस बार बीएसपी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। फिर चाहे निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तो अब तक चूंकि बहुत ज्यादा मुखर बीएसपी जो है वो दिखाई नहीं दी, लेकिन वक्त वक्त पे कई मुद्दों को लेकर वो सरकार को जरूर घेरती रही। खासकर मायावती कभी ट्वीट के जरिए और कभी अपने बयानों के जरिए वो सरकार को भी घेरती रही हैं अलग अलग मुद्दों पर। और अब बीएसपी इस अभियान के जरिए भी कई तरह के संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मायावती अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही हैं। इस पे हम बात करेंगे, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लखनऊ से हैं। एसके वाजपेयी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीएसपी भी जुटी हुई है और गांव चलो अभियान से युवाओं को जोड़ने की कोशिश बीएसपी की यहां पे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। उस दौरान बड़े पैमाने पर बसपा ने अपने संगठन को मजबूत किया था, लेकिन 2012 से लेकर लगातार अब 2022 तक बसपा का जो ग्राफ है वो गिरता गया। 2022 के लोकसभा चुनाव में बसपा के पास सिर्फ एक विधायक है और अगर हम विधान परिषद की बात करें तो सिर्फ एक एमएलसी है। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो बसपा के पास, चूंकि 2019 में बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उनके पास 10 सांसद हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि अब 2024 का चुनाव होना है तो बीएसपी की कोशिश यही होगी कि जो 2019 का जो आंकड़ा है कम से कम 10 सांसद का, उसको बनाए रखा जाए। उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो अब एक्टिव हो चुकी है और लगातार इस तरीके के निर्देश वो पार्टी पदाधिकारियों को जारी कर रही हैं, जिसमें अब प्रत्येक बूथ पर बीएसपी 5-5 ऐसे कार्यकर्ता तैनात करेगी जो कि युवा होंगे और उनके जरिए पार्टी का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और कहीं ना कहीं 2024 से पहले होने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में भी बीएसपी बेहतर परफॉर्मेंस करे, उसको लेकर ये बीएसपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि हर बूथ पर उसका बेहतर नेटवर्क हो। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे मजबूत अगर हम संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है और उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बसपा की भी कोशिश यही होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के ऑप्शन में अगर खुद को खड़ा करना है तो कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ना होगा, बूथ स्तर तक के नेटवर्क को मजबूत करना होगा। और यही एक वजह है कि अब बीएसपी अब फोकस अपना बूथ स्तर के नेटवर्क पर कर रही है और साथ ही साथ युवाओं को पार्टी से जोड़ने के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि युवाओं को भी पार्टी में बेहतर जगह दी जाएगी। अब देखना यह है कि इन सारे उपायों का कितना फायदा बसपा को आने वाले समय में मिलता है, जब उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे या उत्तर प्रदेश में जब आगामी समय में लोकसभा के लिए वोटिंग होगी। हालांकि बीएसपी
ने संगठनात्मक तौर पर अपनी तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं, चाहे वो सेक्टर स्तर के पदाधिकारी हो, जिला स्तर के पदाधिकारी हो या मंडल स्तर के पदाधिकारी हो, उन सभी पर बीएसपी ने खासे बदलाव किए थे। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो उसके पहले बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से इस तरीके के निर्देश पार्टी पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं। और इसके बाद पे अब कोशिश ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैसे अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए, वहां पे युवा जो काम कर रहे हैं उनको अहम जिम्मेदारियां देके उनका मनोबल बढ़ाया जाए ताकि संगठन को और मजबूत किया जाए और बढ़ाया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार पार्टी की तरफ से कोशिशें जारी हैं और युवाओं को तरजीह के साथ ही कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि बसपा में जो युवा हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और कहीं ना कहीं उसके जरिए जो युवा वर्ग है, चूंकि उत्तर प्रदेश में खासी संख्या में युवा हैं, उनको पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं उस रणनीति पर बीएसपी चल रही है और कोशिश भी यही है कि बूथ स्तर तक के जो संगठन है वहां पर जो युवा है उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए, अपने मैसेज को एक एक घर तक पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं उस दिशा में बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से निर्देश पार्टी पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मायावती भी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले एक्टिव दिखाई दे रही है और इसको लेकर अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 12 बजे सपा कार्यालय पर उनकी प्रेस वार्ता होगी। कोलकाता से वापस आने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कई मुद्दों पर यहां पे वो बात करेंगे और जाहिर है कोशिश उनकी वही होगी कि कैसे सरकार को घेरा जाए, क्योंकि इससे पहले जब कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उस दौरान भी उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कई मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेरा। अब यहां पे वो पार्टी की आगे की रणनीति को बताएंगे कि अब किस तरीके से किन मुद्दों को आधार बना के, यानी किन मुद्दों पे उनकी सियासत जो है वो केंद्रित रहेगी, केंद्र करेगी, उस पर ध्यान देगी। और 12 बजे सपा कार्यालय पर ही ये प्रेस वार्ता है। तो कोलकाता से वापस आने के बाद अखिलेश यादव आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कई अहम मुद्दों पर वो बात करेंगे। स्कंदिता बिश्वा लखनऊ से हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्कंदिता, कोलकाता से लौटने के बाद आज अखिलेश यादव करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोशिश उनकी यही होगी कि कई मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेरा जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 12 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें तमाम बड़े नाम शामिल रहेंगे। जो पार्टी के मुख्य नेता हैं वो सब मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें, कार्यकारिणी की बैठक के बाद में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और जो लोग कार्यकारिणी की बैठक में कोलकाता नहीं पहुंच पाए थे और जो पार्टी के तमाम बड़े कई नेता ऐसे हैं जो वहां नहीं पहुंच पाए थे, वो लगातार अखिलेश यादव से आकर मिल रहे हैं। कल भी कार्यालय के बाहर भीड़ देखने को मिली थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम वो लोग भी मौजूद रहेंगे जो वहां पर नहीं पहुंच पाए थे और बैठक का हिस्सा नहीं हो पाए थे। वो बैठक में जो मुद्दे रहने वाले हैं वो खास करके लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हैं, जिसमें तमाम जो उन्होंने 5 पॉइंट्स में अपना पूरा का पूरा अखिलेश यादव ने अपना जो 5 का फॉर्मूला तैयार किया है 24 के चुनाव के लिए, वो आपको बता दें वो तमाम मुद्दे हो सकते हैं। जिसमें से एक मुद्दा ओबीसी आरक्षण का है, जाति जनगणना का है। वहीं अगर बात की जाए उनके प्लानिंग किस तरीके से है, तो जो मैनपुरी का फॉर्मूला है, मैनपुरी फॉर्मूले से तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी समाजवादी पार्टी। इसके अलावा जो पुरानी जीती हुई सीटें हैं अखिलेश यादव की, जहां पर वो पहले से चुनाव जीतते आए हैं, उन पर भी उनका खास फोकस रहने वाला है। इसके अलावा जो उनकी पुरानी पीढ़ी के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको एक साथ लेके अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में आगे बढ़ेंगे। और जो खास करके उनका फोकस दलित वोटर्स पर भी है, जहां पर जो पुराने दलित नेता हैं, वो जो युवा पुराने नेता हैं वो भी उनको भी साथ लेकर अखिलेश यादव अब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव को ये चीज़ भली भांति समझ में आ गई है कि अगर उत्तर प्रदेश में अब सरकार में आना है तो दलित का वोट साथ में लेकर चलना बहुत ज़्यादा अहम हो रहा है। तो ये प्रॉपर प्लानिंग रहने वाली है अखिलेश यादव की, जिसमें सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं हिंदुत्व का भी लेके अखिलेश यादव चलेंगे। हिंदुत्व का सॉफ्ट कॉर्नर के जरिए वो बीजेपी पर हमला साधेंगे। और ऐसा ही कुछ उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने कोलकाता में दिखाया था, जब वो कालीबाड़ी मंदिर जाकर अखिलेश यादव ने वहाँ पर पूजा अर्चना की थी। तो वहीं से कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व वाला सॉफ्ट कॉर्नर लेकर भी चल रहे हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं और तमाम प्लानिंग अखिलेश यादव ने की है 2024 में उतरने के लिए।
और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ऐसे में स्कंदिता, क्या अखिलेश की कोशिश ये है कि चूंकि अलग अलग मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेर ही रहे हैं, लेकिन जैसे ओबीसी आरक्षण की बात हो, जातीय जनगणना की बात हो, इन मुद्दों को आधार बना के वो जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव से पहले? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव और या खास करके जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो जाति समीकरण पे काम करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से वोट का डिवीज़न हुआ है और पार्टी के आधार पर, कास्ट के आधार पर, तो ऐसे में जो खास करके जो दलित वोटर्स है उस पर सबका फोकस है, चाहे वो मायावती हो या अखिलेश यादव हो। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ऑलरेडी आधे से ज़्यादा जो दलित वोटर्स हैं वो उनके खेमे में आ चुके हैं। और जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है 5-3% का, वो तो उनके पास है ही है। इसके अलावा अखिलेश यादव का भी फोकस उनके ऊपर है, तो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे जाति समीकरण को साधते हुए आगे बढ़ेंगे और जो दलित वोट बैंक है उसको भी साथ लेंगे, हिंदुत्व को साथ लेंगे। ठीक है स्कंदिता, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों को एक अदालत में चलाने के मामले पर आज फैसला आ सकता है और 4 वादिनी महिलाओं ने केस ट्रांसफर करने को लेकर याचिका दायर की है। मंजू व्यास है उसमें, सीता साहू हैं, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने याचिका दायर की थी। 21 फरवरी की सुनवाई में जिला जज ने फैसला सुरक्षित रखा था। तो ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों को एक अदालत में चलाने के मामले पर आज फैसला आ सकता है। यानी 7 अलग अलग मामले हैं, उनको एक साथ ही एक अदालत में चलाने के लिए याचिका दायर की गई थी और उस पर आज फैसला आ सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। 21 फरवरी की सुनवाई में जिला जज ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस पर फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामला, अलग अलग मामले हैं, करीब 7 मामलों को, अलग अलग 7 मामले जिनको एक अदालत में चलाने पर आज फैसला आ सकता है। तो मंजू व्यास और कई दूसरी महिलाओं ने यह याचिका दायर की थी। तो ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों को एक साथ एक अदालत में चलाने का मामले पर आज फैसला आ सकता है। मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने इसे लेकर एक याचिका दायर की थी और पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज इस पर फैसला आ सकता है। संतोष ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों को एक अदालत में चलाने पर आज फैसला आ सकता है, कब तक उम्मीद फैसला आने की? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज ये फैसला 2 बजे के बाद आ जाएगा, लेकिन तो बड़ी कड़ी पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चाएं सुनने के बाद आज जो फैसला आएगा उसमें अभी थोड़ा सा इस बात के लिए है कि पिछले 2 बार डाला जा रहा है, बल्कि ये कह के हटाया जा रहा है कि ये मुकदमा अभी अदालत खाली नहीं है, अभी समय नहीं है। अब देखने की बात ये है कि आज एक बार फिर से तारीख दी जाती है या फैसला किया जाता है, लेकिन उम्मीद ये है कि सारे केसों को एक साथ करने का फैसला आज आ सकता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया संतोष, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बात की। इस दौरान जयवीर सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोलकाता में मंदिर में जाने पर कहा कि ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और क्या कुछ कहा उन्हें सुनते हैं। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह है, खुद मौजूद हैं, कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करने आए हैं। जानते हैं कि आज सुबह तैयार होकर आप मंदिर में दर्शन करने आए, क्या कुछ आस्था है? देखिए, हमारी सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, सनातन मान्यताओं का जब तक सम्मान नहीं होगा, विरासत का सम्मान नहीं होगा, देवी की कृपा नहीं मिलेगी, माँ की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक न व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के जीवन में कभी खुशहाली आ सकती है, ना राष्ट्र खुशहाल हो सकता है। राष्ट्र की खुशहाली के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश को राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए हमारी पुरातन और सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखना, मजबूत करना, संवर्धित करना
ये हम सबका दायित्व कर्तव्य है। और देवी से हम प्रार्थना करेंगे चरणों में कि हमारे प्रदेश और देश के कल्याण के लिए, तरक्की के लिए और सब लोगों के जीवन में खुशहाली आए, संपन्नता आए, निरोगी सारे लोग रहें और देश आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग माँ से आज प्रार्थना करने आए हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपके हाथ में क्या है, क्या इसका महत्व है, और दूसरी चीज आज अकेले आए। सप्त सदी सचित्र, यही आज का मौके पे यही सब आज है और माँ के चरणों में प्रणाम करने आज मंत्री जी अकेले आए हैं, फैमिली नहीं है साथ में। हाँ, परिवार यहाँ चूंकि लखनऊ में है नहीं कोई, वहाँ क्षेत्र में वो लोग भी अपना मंदिर में जाके कर रहे होंगे। आप हमारे साथ में जयवीर सिंह मंत्री जी थे जो आज कालीबाड़ी मंदिर में पहुंचे हैं दर्शन करने, अपनी जो सप्तशती की किताब है साथ लेकर पहुंचे हैं, मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं और वहीं बैठकर अपना पाठ करने वाले हैं। कैमरा पर्सन निखिल के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो चैत्र नवरात्रि के आज शुरुआत हो चुकी है और जहां मां शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है, वहीं झंडेवालन मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है वो भी दिखाई दी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचे और लोगों में काफी उत्साह भी नजर आया। मां के दर्शन के लिए झंडेवालन मंदिर में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। नवरात्रि के पावन पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। आज पहला नवरात्रा है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में, जहां पर सुबह सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं आज पहला नवरात्रा है, शैलपुत्री मां का दिन है। तो वहीं देखिए मंदिर में इस वक्त आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो मां यहां पर झंडे वाली खुद विराजमान है। मां का 16 श्रृंगार किया गया है। वहीं देखिए मां के दरबार का अद्भुत नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सुंदर सुंदर फूलों से मां के दरबार को सजाया गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फूल मंगाकर यहाँ पर मां का श्रृंगार किया गया है। वहीं पहला नवरात्रा है, शैलपुत्री को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय के घर उत्पन्न होने पर मां का नाम शैलपुत्री पड़ा। तो देखिए भक्तों का काफ़ी लंबा यहाँ पर तांता आपको नज़र आएगा। तो वहीं देखिए मंदिर में अगर हम बात करें तो किसी को भी प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है। आप पीछे की तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें यहाँ पर लग रही हैं। भक्तगण आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो कोरोना से पहले हमें देखने के लिए मिलता था कि यहाँ पर जो है प्रसाद चढ़ाया जाता था। माँ की प्रिय नारियल की भेंट यहाँ पर चढ़ाई जाती थी। भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। आइए हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जय माता दी। जय माता की, जय माता दी। आज शैलपुत्री माँ का दिन है, कब से आप आ रही हैं? मैं तो कई सालों से आ रही हूँ, बहुत सारे 45 साल हो गए मुझे तो, तब से आई हूँ। क्या कहेंगी? जय माता दी। जय माता दी, जय झंडे वाली माई की, बोल सांचे दरबार की। और वहीं कालकाजी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता ने यहां का जायजा भी लिया। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है। इस वक्त हम कालकाजी मंदिर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से माँ को यहाँ पे पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। माँ कालका की आप यहाँ पे मूर्ति देख रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में किस तरीके से अभी भी बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पे फोर्सेस के जवानों को जो है तैनात किया गया है। और एक जो खास बात है कि कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आकर प्रार्थना करता है, मन्नतें मांगता है, वो कहीं ना कहीं माँ जो है वो पूरा करती है। तो निश्चित रूप से आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण समय बताया जा रहा है कि एक वक्त है जिसमें पूजा अर्चना करने से जो भी लोग मांगते हैं माँ से, जो अगर हम बात करें नौकरी मांगते हैं या जो भी उम्मीदें होती है वो माँ कालका उनको कहीं ना कहीं पूरा करती है। और यही कारण है कि यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पे लगी हुई है और सभी लोगों के हाथों में पूजा की थाली आपको नज़र आ रही है। जो यहाँ के पंडित जी हैं वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक उत्साह भी है मंदिरों में और दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में इस तरीके की जो भीड़ है वो देखने को आज मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो नवरात्र के पहले दिन जौनपुर में माता शीतला चौकिया धाम में मां शीतला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। इस दौरान माता शीतला चौकिया धाम के मुख्य पुजारी से खास बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे ने। देखिए चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। आज सुबह से यहाँ पर चौकिया धाम में भक्तों की भारी भीड़ साफ दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य पुजारी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या किस तरह की मानता है यहाँ चौकिया धाम को लेकर। क्या नाम है बाबा जी आपका? और किस
किस तरह की मान्यता है चौकिया धाम? आज नवरात्र का पहला दिन है। आज सर्व व्यक्ति माँ का दर्शन सभी दर्शनार्थी पूजन कर रहे हैं और बहुत बड़ी महान। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कोई विधि उस तरीके की नहीं है। आप श्रद्धा से आइए, माँ को याद करिए, पूजा अर्चना कीजिए और माँ आपकी जो मुरादें हैं वो जरूर पूरी करेंगे। तो निश्चित रूप से आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। ठीक है, हम प्रिया का रुख करते हैं जो कि झंडेवाला मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। प्रिया, पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या बदली हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं? चूंकि कोरोना ने कई साल प्रभावित यहाँ पे किया, करीब 2 साल तक कोरोना के चलते चीजें प्रभावित रहीं। अभी जिस तरह की भीड़ है पिछली बार के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए भक्तों की जो भीड़ है यहाँ पर काफ़ी संख्या में नज़र आ रही है। अगर हम बात करें तो देखिए सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है मंदिर में देखी गई, क्योंकि देखिए झंडे वाले मंदिर की जो मान्यता है वहाँ पर लोग जो है काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। तो आप मंदिर के प्रांगण में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको भक्तगण ही नज़र आएंगे जो, और मंदिर में जो गूंज नज़र आ रही है वो जय माता दी की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। पुलिस प्रशासन भी देखिए चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रिय जो माँ को होता है वो नारियल की भेंट होती है, लेकिन यहाँ पर जो भक्तगण आ रहे हैं, भक्तजनों को यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से जब भक्त दर्शन कर लौटेंगे तो उनके लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई है, लेकिन भक्तों को यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है। वहीं देखिए और भी भक्तगण हैं यहाँ पर, हम जिनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। जय माता दी। जय माता दी जी। कैसा आपको लग रहा है पहला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उत्सव होता है। कुछ मुराद माँ से, माँ हर मुराद माँ तो अपने आप ये जानती है, वो सबकी मुरादें पूरी करती है। बिल्कुल प्रिया, लोगों की जो आस्था है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है और कैसे लोग भावुकता के साथ, आस्था के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं उसे देखा जा सकता है। आगरा का रुख करते हैं, संदीप है हमारे साथ। संदीप, आगरा में किस तरह की तस्वीरें आप मंदिरों में देख पा रहे हैं नवरात्र के पहले दिन? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय आगरा का जो पथवारी मंदिर है यहाँ पर मौजूद हूं और कहीं ना कहीं जो 2 साल जो कोरोना को लेकर प्रभावित हुए थे, उसके बाद नवरात्रि का जो पर्व पड़ा है और ये बड़ा ही पवित्र पर्व माना जाता है और 9 दिन तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और कहीं ना कहीं आगरा के मंदिरों में अच्छा खासा भक्तों के रुखता देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना के लिए आ रही हैं, जलाभिषेक माँ के लिए आ रही हैं और उनको पूरा श्रृंगार भेंट कर माँ से मन्नतें मांग रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो भक्त हैं उनके अंदर एक बिल्कुल बड़ी संख्या में संदीप, बिल्कुल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और महिलाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका भी, प्रिया आपका भी और पीयूष आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।